Hello everyone, welcome to EduTech Learn and Grow. This is the part 2 of the most important biology questions which are important from all the civil service point of view examinations. So let's begin. What percentage of water is lost during transpiration? Answer is 99%. Now, what do you mean by the word transpiration? Transpiration मतलब क्या? जहाँ पे there is loss of water in the form of water vapor. So whenever there is loss of water in the form of water vapor, it is called as transpiration. Plants जो है वो अपने नीड के हिसाब से पानी लेते ज़रूर है, ओके, एंड कभी कभी अगर वो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब प्लांट्स को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है या प्लांट्स को उसका नीड नहीं है, तो वो क्या करा देता है, वो लीफ के सरफेस से, इफ दिस इज योर लीफ, तो लीफ के ऊपर ऐसे सरफेस जो है लीफ का, उसके ऊपर छोटे छोटे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप बोलते हो स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटा से देर इज लॉस ऑफ वाटर, पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट रूट्स के ज़रिए, उसमें से 99% सारा का सारा पानी जो है वो प्लांट रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड उसी प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pyramid of energy is? The answer is always upright. आपने ये पिरामिड्स अलग अलग फॉर्म के देखे होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसके अंदर होता क्या है कि जो एनर्जी का पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट रहेगा। अपराइट बोले तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो कभी भी उल्टा नहीं रहेगा, उल्टा ट्रायंगल नहीं रहेगा। वाई बिकॉज जैसे जैसे एनर्जी अपर लेवल में जाता है, जैसे जैसे एनर्जी अपर लेवल में जाता है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, there is always loss of energy, mostly in the form of heat. So therefore whenever a organism which is situated in the lower tropic level, समझो ट्रॉपिक लेवल 1 में है, तो वो जब एनर्जी पास करता है ट्रॉपिक लेवल 2 पे, तो कब ऑलमोस्ट वो क्या कर देता है, वो कुछ एनर्जी, कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी लूज आउट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसके वजह से सेकंड जो ट्रॉपिक लेवल पे जो भी एनिमल्स या प्लांट्स या जो भी होंगे, वो लोग क्या करेंगे, उनको एनर्जी कम मिलेगा एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिक नंबर 1। तो इसके वजह से अभी 2 जब ऊपर पास कर देगा तो सेम सिचुएशन होगा। मतलब ये पिरामिड जो है, ये पिरामिड हमेशा अपराइट ही रहेगा, ये कभी उल्टा नहीं हो पाएगा। एनर्जी कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज मतलब बढ़ते नहीं जा सकते, बिकॉज अपने को पता है थर्मोडाइनमिक्स के लॉ के हिसाब से दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, नीदर यू कैन डिस्ट्रॉय इट। बराबर, तो ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके वजह से एनर्जी अगर कोई और एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू विच डिजीज? Edward Jenner was the scientist who discovered the vaccine called as smallpox. It was a very first vaccine. तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स एक तरीके का बीमारी है, एक तरीके का इन्फेक्शन है, जिसके खिलाफ उन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का हार्मोन जो है, दैट द नेम इज प्रोजेस्टेरॉन। Progesterone belongs to one group of hormones called as sterol hormones or steroid hormones. So example is estrogen, example is testosterone, example is progesterone. Progesterone is present in females only. It is only present in females, whereas estrogen and testosterone is present in both male and female in variable ratio. So therefore a oral contraceptive hormone which is used is what is called as progesterone.
teron. Next question, which vitamin is considered to be the hormone? This is very very important, because what are vitamins? Firstly, let's understand this. Vitamins are the micromolecules, or they are the micronutrients. matlab vitamins are required by your body in very very small proportion. ओके, बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, उसका क्वांटिटी जो बॉडी को चाहिए वो बहुत कम होता है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल. इट कैन वर्क एज वेरियस को फैक्टर्स, इट कैन वर्क इन आवर बॉडी इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज. सो देयरफॉर विटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होगा विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी, ई और विटामिन के. बी में भी अलग अलग टाइप है, बट ब्रॉड सेंस में ये अलग अलग टाइप के विटामिन प्रेजेंट है. उसमें का जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी, ये विटामिन डी का फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम. ओके, टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द गट. पेट से, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम होता है विटामिन डी का. इसके वजह से विटामिन डी को आप हार्मोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो एक कुछ तो इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा है. एज वो ऑलरेडी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको आप हार्मोन भी बोल सकते हो. सो विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्मोन. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, द आंसर इज सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. नाउ आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विच इज सीन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को जो है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है, उसको वो लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं with the formation of one energy molecule which is called as ATP. तो बेसिकली प्लांट्स जो है वो ATP जो है वो लाइट के ज़रिए बनाते हैं. सो देयरफॉर एज दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट इज दे आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज, they are also called as autotrophs. And therefore photosynthesis में हो क्या रहा है? Light energy gets converted into chemical energy. Next question, who explained about the blood circulation for the first time? The answer is William Harvey. विलियम हार्वी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो जहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड है, मतलब अभी अपने केस में अगर मैं बात करूँ तो वो बॉडी फ्लूइड ब्लड है. तो जो बॉडी फ्लूइड जो ब्लड है, इट फ्लोज थ्रू सर्टन चैनल्स कॉल्ड एज वेसल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. फॉर एग्जाम्पल वेन्स, फॉर एग्जाम्पल आर्टरीज, for example blood capillary. So there are various blood vessels. Whenever blood flows through certain channels or pipeline, it is called as closed circulatory system, and that was very first time discussed by scientist William Harvey. Next question, dog bite can cause rabies. Yes. Which other animal can cause rabies? The answer is bat. Bat is also responsible to cause rabies. Next question, saliva helps in digestion of which carbohydrate? Now understand, the answer is starch. Saliva जो है, saliva उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हो salivary amylase. You call it as salivary amylase or also called as टाइलिन. ये नाम याद रखना है, आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है. ठीक है, टाइलिन ये क्या करता है? ये स्टार्च. अभी स्टार्च कहाँ कहाँ से जा सकता है? तो स्टार्च कैन गो थ्रू वेरियस फूड सोर्सेस विच यू कंज्यूम. राइस, यस. सो वहाँ से और ऐसे बहुत सारे फूड सोर्सेस है जहाँ से स्टार्च आपके बॉडी में जा सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है? स्टार्च जो है ना, स्टार्च वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. ठीक है, और जो अपना सेल है, वो जो सेल होता है हमारा, वो हमेशा सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने को पसंद करता है. तो देयरफॉर मुझे कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल में. तो स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड माल्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज, फाइनली ग्लूकोज जो है, दिस ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल एंड सेल विल मेक द एनर्जी आउट ऑफ इट.
तो दिस इज द प्रोसेस। सो जो स्टार्च है वो जब माल्टोज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे मुझे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपको मिलता है सलाइवा में। तो इनडायरेक्टली सलाइवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। आप बोल सकते हो पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the sweetest sugar? Fructose or also called as fruit sugar, because ये ज़्यादातर आपको fruits में मिलता है। This is one of the sweetest sugars, and one thing to note is fructose जो है it is a simple sugar, it is a simple sugar and generally found in fruits, so you should remember this. Next question, which enzyme is present in all the members of the animal kingdom except protozoa? The answer is amylase. amylase एक ऐसा एंजाइम है, जैसे कि अभी देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 61 में बताया, amylase एक ऐसा एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल स्टार्च को ब्रेक डाउन कर सकता है माल्टोज में, ठीक है। सो मतलब दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर लेस कॉम्प्लेक्स और सिंपल। हालांकि ये भी डायरेक्ट सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगा, माल्टोज भी आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप बोल सकते हो कंप्लीटली सिंपल मॉलिक्यूल। So this is how the amylase works. So amylase have a very important function, very important function is which is to convert the complex carbohydrate into simple one. Which element is present in chlorophyll? The answer is magnesium. आपको पता है क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? Understand this, that chloroplast is present in plant cell which has one pigment called as chlorophyll. Now this chlorophyll is responsible for photosynthesis. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है एंड यही क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और इसके स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बड़ा है और इसके स्ट्रक्चर में आपको एक एलिमेंट मिल जाता है विच इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट विच इज कॉल्ड एज स्टेम। जो उसका स्टेम है वहां से आपको टर्मरिक ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lacrimal glands are situated in, the answer is eye orbits. Now lacrimal glands are also called as tear glands, जो पानी रिलीज करते, they release water, okay, they release multiple, they release a fluid जिसको आप टीयर बोलते हो, टीयर, ठीक है। सो इसका फंक्शन, ये जब आप रोते हो या जब आप इमोशनल हो जाते हो या फिर अगर आंखों में कुछ इरिटेशन चला जाता है तो तभी टीयर्स रिलीज होता है एंड टीयर रिलीज करने का काम है लैक्राइमल ग्लैंड का, जो आपके आंखों के ऑर्बिट में, मतलब जहाँ पे आंखें सिचुएटेड है, इफ दिस इज योर एंटायर आई ऑर्बिट, तो दिस एरिया, this complete area is what is covered with lacrimal glands. Lacrimal glands have a very important function to release fluid which is called as tears. Next question, specific role of vitamin K is in synthesis of, the answer is prothrombin. Now vitamin K is also responsible for blood clotting, okay, blood क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज अगर आपको कुछ इंजरी हो गया, अगर आपको कुछ ज़ख्म हो गया, वहाँ पे अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है तो फिर तभी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, बट उसको कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक रुक भी जाता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है या खून का जमना जिसको आप बोलते हो, जिसके लिए प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़रूरी फैक्टर है और इसको बनाने के लिए मुझे विटामिन के लगता है। सो देयरफॉर इन शॉर्ट विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक प्रोटीन के जरिए होता है और प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। सो कहीं ना कहीं प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के दोनों इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the plant is important for the life cycle of the plant? The answer is flower. Why flower?
Why flower? Flower is the reproductive wall. It is the reproductive part of the plant. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बराबर। इसके पास ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज कॉल्ड एज गाइनोशियम होता है, ठीक है, गाइनोशियम होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप बोलते हो एंड्रोशियम भी होता है। सो बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। देयरफॉर एज यू नो that the life cycle to be able to continue, you require offsprings, right? You require generation, and that is given by the reproductive part of the plant which is called as flower. Next question. Increased RBCs meaning red blood cells in the blood leads to condition called as dash. The answer is polycythemia. This is a very factual question, that if there is increase in the number of red blood cells in your body, it can lead to what is called as polycythemia. So that is what it is. Next question. Name the hormone that regulates the amount of glucose in the blood. The answer is insulin. Now whenever you consume food, ठीक है, आप जब भी खाना खाते हो वो खाने से डेफिनेटली ग्लूकोज बनने वाला है बॉडी में, या आप डायरेक्टली सोर्स जो भी खाना खाओगे वहाँ से ग्लूकोज बॉडी में बनने वाला है। अभी कभी कभी इफ़ यू हैव टू मच ऑफ स्वीट्स, if you have too much of food which contains too much of carbohydrates or too much of sugars, your blood sugar level will definitely increase. BSL बोले तो blood sugar level. अभी blood sugar level जैसे ही बढ़ जाता है, this gives trigger to one hormone called as insulin. और इंसुलिन क्या कर देता है, ये ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करेगा? वाया इंक्रीजिंग द अपटेक, इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा और सेल में ग्लूकोज ढकल देगा। सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर वो एनर्जी बना सकते हैं। इन अ वे ब्लड का शुगर लेवल को कम करने का जिम्मेदारी होता है इंसुलिन का। तो कहीं ना कहीं इंसुलिन इज द वन विच विल रेगुलेट, important word, regulate the amount of glucose in the blood. So therefore anywhere anytime अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे इंसुलिन आता है, ठीक है। अगर इंसुलिन ढंग से काम नहीं करता या उसका प्रॉपर लेवल्स मेंटेन्ड नहीं है बॉडी में, तो द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज में ऑकर। डायबिटीज टू बी वेरी स्पेसिफिक, मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, यू शुड नो दिस, दैट डेफिशिएंसी और inability of insulin to maintain the blood glucose level will lead to a condition which is called as diabetes mellitus, or also simply called as DM. Next question. Which is known as the graveyard of RBC? Now ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, दैट RBC का लाइफ स्पैन जो होता है ना, RBC का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ अबाउट 120 डेज। तो वो 120 दिन तक ही ब्लड में सर्कुलेट करेगा। एक बार उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, एक बार उसका पूरा ब्लड का साइकिल कंप्लीट हो गया कि भाई उसका अभी 120 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, दिस RBC विल नाउ बी ट्रांसपोर्टेड इनटू स्प्लीन। स्प्लीन क्या करेगा? स्प्लीन ना ये RBC को ब्रेक डाउन करेगा, RBC को कंप्लीटली तोड़ देगा। एंड एज RBC स्प्लीन में आके मर रहे हैं या वहां पे जाके मर रहे हैं, उसको आप ग्रेवयार्ड बोलते हो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs बिकॉज RBCs विल गेट डिस्ट्रॉयड इनसाइड द स्प्लीन. Spleen is a type of a organ which is situated in the abdominal cavity. Yes. Next question. Which disease is caused by the bite of a mad dog? The answer is hydrophobia. This is a very factual question which you should know it directly. Next question. What is the normal cholesterol level in the human blood? Now the answer is 180 to 200 mg per dl. कोलेस्टेरॉल भी जनरली ना दो प्रकार का होता है। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वन इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल
and another is called as bad cholesterol. ठीक है, सो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल को आप बोलते हो HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हो LDL। सो टोटली अगर मुझे मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा होना चाहिए तो जनरली LDL को हम लोग कम रखते हैं। LDL बॉडी में ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है तो हमें HDL कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना होता है और टोटल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल अच्छा मेंटेन करना होता है, जिसका लेवल है 180 to 200 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड into a just born baby is BCG. BCG is also called as Bacil Calmette urine. It is a vaccine, it is an injection which is given to prevent against TB, tuberculosis. Yes, we will discuss this in the next set of questions. Next question, which are phagocytes in liver? The answer is Kupffer cells. Now, what are called as phagocytes? See, your body is completely all the time exposed to multiple substances. आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली बाहर एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। बिकॉज आप कभी बाहर जा रहे हो, कभी किसी के साथ कांटेक्ट हो रहा है, कभी कुछ कंटेमिनेटेड खा लेते हो, सो मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपका बॉडी हमेशा बाहर की चीज़ों से एक्सपोज्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शंस हमें ना हो या इन्फेक्शन से अपना जान को खतरा ना हो, उसका जिम्मेदारी लेने का काम होता है WBC का। WBC को आप फैगोसाइट्स के नाम से भी जानते हो। ओके, फैगोसाइट्स, ये WBC करता क्या है? WBC अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, बाहर से कोई अगर फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से जो अपने बॉडी के लिए खतरा पैदा कर सकता है, अगर वो बॉडी के अंदर आया तो WBC उसको खा देता है और WBC उसको मार देता है। इसके वजह से उसको आप बोलते हो फैगोसाइट्स। एंड ऐसे टाइप के फैगोसाइट्स जो लिवर में प्रेजेंट, हर एक ऑर्गन के खुद के भी फैगोसाइट्स होते हैं, हर एक ऑर्गन के खुद के भी WBCs होते हैं, तो जो WBC लिवर में प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो कूफर सेल्स या कफर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? द आंसर इज थाइमस। थाइमस एक टाइप का ना इम्यून ग्लैंड है, मतलब जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ऐसा ग्लैंड है थाइमस। थाइमस भी एक टाइप का WBC सिक्रीट करता है या स्टोर करता है, रिलीज करता है। इसको आप बोलते हो T सेल, ठीक है, T सेल, जिसको T सेल बोला जाता है। ये भी एक टाइप का WBC है और ये इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो देयरफॉर जैसे जैसे ह्यूमंस का एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे थाइमस जो है, थाइमस वो क्या होते जाएगा, उसका साइज ना श्रिंक होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे साइज जैसे जैसे ओल्ड एज आते जाएगा वैसे वैसे उसका साइज shrink होते जाएगा, and therefore there are chances that old age people will have lesser immunity as compared to normal healthy individuals, because there is disappearance or shrinking of the very important immunity system gland which is called as thymus. Next question, the study of dendrology is associated with, the answer is trees. Next question, theory of natural selection was proposed by, the answer is Charles Darwin. Charles Darwin आपको पता है, he is the father of evolution. evolution का सबसे important जो basis है, जो foundation है, वो इन्होंने ही रखा था। और सबसे important statement जो उनका आप कभी नहीं भूलना चाहिए, जो एग्जाम में आ भी सकता है, that is survival to the fittest। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म ये दुनिया में रहने लायक होंगे वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सरवाइव करेंगे, बाकी
कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड इट विल इवेंचुअली पेरिश। तो चार्ल्स डार्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे एवोल्यूशन के एस्पेक्ट में, जिन्होंने एवोल्यूशन में बहुत सारा और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which doctor was the first successful heart transplant in India performed? The answer is Dr. Venugopal. This is a very factual question which you should know directly. Next question, the food poisoning is caused by, there's one organism which is called as Clostridium botulinum. नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। जहाँ पे अगर आपने कुछ खाना वगैरह खा लिया या अगर आपने कुछ कंज्यूम कर लिया जो इन्फेक्शियस है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैथोजेंस है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारियाँ फैला सकते हैं, सो उनके केस में वहाँ पे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है एंड जनरली क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से उससे भी आपको फूड पॉइजनिंग डायरेक्टली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which acid is found in tomato? The answer is oxalic acid. आपको पता है ना, टोमेटो is a kind of a citrus fruit, ठीक है। सो देयरफॉर टोमेटो के अंदर एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज oxalic acid. Hematopoiesis takes place in, the answer is bone marrow. Now what do you mean by hematopoiesis? Hematopoiesis simply is formation of RBCs, okay? जहाँ पे RBCs जो है ना उसका फॉर्मेशन होता है। सी अपन ने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया कि RBC का लाइफ स्पैन जो है दैट इज अबाउट 120 days. सो इफ RBCs आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, डेफिनेटली RBCs also have to be formed, क्रिएट भी तो होने चाहिए। तो देयरफॉर RBCs क्रिएट होना, फॉर्मेशन होना, उसको आप बोलते हो हीमेटोपोएसिस। यस, एंड वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में हो सकता है, वो लिवर में भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरली ब्रॉड सेंस में जब अपन समझने जाएंगे तो बोन मैरो वहाँ पे हीमेटोपोएसिस होता है। बोन मैरो क्या है? जो बड़े बड़े बोन्स है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर एक कैविटी होता है जिसके अंदर सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके। उनके अंदर देयर इज सेमी सॉलिड fluid and this fluid is what is called as bone marrow. It contains various nutritive fluid which will help in nourishment of various kind of cells including WBC, including RBC and etc. Next question, which part of human brain is affected by alcohol? आपको पता है alcohol is very very dangerous and if at all उसका consumption होता है so it is going to affect the part of the brain which is called as cerebellum. Now which is this part? See, understand, the total brain, the entire brain has three regions, that is forebrain, then you have midbrain and then you have hindbrain. This is very very clear, yes. And also functionality wise there are two main parts of the brain, one is cerebrum, another is called as cerebellum. Cerebrum occupies about 85% of the total brain and cerebellum occupies about 11 to 12% of the total brain. So ये cerebellum जो है वो coordination के काम में बहुत ज़्यादा important होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पे बैलेंस आ गया, हर एक वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल डायरेक्टली किसको टारगेट करता है? सेरिबेलम को, ये छोटे वाले साइज के ब्रेन को, और उसके वजह से ही देयर इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ascariasis is caused by, the answer is roundworm. Now ascariasis एक टाइप का इन्फेक्शन है which is caused by one organism which is called as ascaris lumbricoides, okay. So this is a kind of infection which is going to affect us, ठीक है। वो इन्फेक्शन होके एंड इसको ही आप कॉमनली राउंडवर्म भी बोलते हो, तो आप ये नाम भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, turpentine oil is obtained from the tree
or the plant which is called as pinus? This is a factual question. Next question. Which salt is found in the bone in the largest amount? The answer is calcium phosphate. This is very common and logical question to answer, that your bone is made up of more of calcium. Yes, so therefore whenever you consume calcium, you always say that calcium is required for your bone development. यस, सो जनरली जो पूरा हड्डी है, जो पूरा बोन है, वो एक सॉल्ट से बनता है, या वहाँ पे वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीन्स आर मेड अप ऑफ. द आंसर इज polynucleotide. See, this is, if it is, this is your DNA, a small segment is called as gene. Yes, and entire DNA is made up of what is called as nucleotides. Okay, now what are nucleotides? Nucleotides are the chemical compounds which has three important parts. One is phosphate group. They have phosphate group, then they have a sugar, okay, and then they have a nitrogenous base NB. ओके, ये तीनों मिलाकर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो डीएनए बनाते हैं. और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जब मैं लूंगा तो उसको आप बोलते हो जीन. एंड एज आई एम सेइंग, एक ही न्यूक्लियोटाइड डीएनए नहीं बना रहा. There are millions of nucleotides which are creating or forming the DNA, and therefore the entire DNA, or genes to be very specific, are made up of what is called as polynucleotide. Poly meaning many, nucleotide मैंने यहाँ पे आपको explain कर दिया है. Next question. Which disease is known as the silent killer? The answer is high blood pressure. High blood pressure, or also called as hypertension, is a very damaging condition in which your blood pressure rises above 120/80. This is your normal blood pressure. Okay, this is your normal blood pressure. Anything above 130 or 140/70 or 60 or maybe more, this is going to affect your blood vessels, and indirectly it is also going to affect your heart, it is going to affect your kidney, and in general the entire body altogether. So therefore hypertension or high blood pressure is a very disastrous condition and also called as silent killer. In order to treat hypertension, or rather than using the word treat, we will use control. In order to control hypertension, there are drugs which are called as anti-hypertensives. They're also called as anti-hypertensives. These are the drugs which are used in controlling the high blood pressure. Next question. By whom was the oral polio vaccine discovered? Polio vaccine was discovered by one scientist called as Jonas Salk. Now he was the scientist जिन्होंने सबसे पहले बार पोलियो का वैक्सीन की खोज की थी. The compound used in anti-malarial drug is called as chloroquine. Chloroquine is the compound जो आपको मलेरिया से ठीक करवा सकता है अगर मलेरिया हो जाता है तो. So therefore chloroquine एक important element है वो ड्रग का जो मलेरिया को ठीक कर सकता है. Next question. Which is responsible for transport of food and other substances in the plants? The answer is phloem. Plants are having two important vascular chambers or vascular bundles. Okay, one is called as xylem, another is called as phloem. Yes, xylem is responsible for transportation of water and phloem is responsible for transportation of food. You should remember this, and therefore phloem is responsible for transport of food. Next question.
BCG vaccination, also called as Bacillus calmette-guerin, is injected to get immunity from. The answer is ट्यूबरक्यूलोसिस। आपको पता है ना, टीबी, आपको लंग का टीबी हो सकता है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसते रहता है। यू कैन ऑल्सो गेट टीबी ऑफ स्पाइन। सो देर आर मल्टीपल इन्फेक्शंस विच this tuberculosis causing organism can affect your body organs or body parts. So therefore उससे बचने के लिए BCG vaccination is given at a very early age of the child. Next question. First vaccine produced by biotechnology was used against which virus? The answer is smallpox virus. Smallpox is a disease and इसके खिलाफ सबसे पहला वैक्सीन खोजा था by scientist called as Edward Jenner. Next question. Alcoholic drink contains ethyl alcohol. As we discussed that ethyl alcohol or alcohol is going to affect cerebellum part of the brain, and this alcohol contains a specific type of alcohol called as ethyl alcohol, right? Ethyl alcohol is also called as C2H5OH. Xerophthalmia is a disease caused by lack of which vitamin? The answer is vitamin A. This is a factual question, students. You should remember it directly. Next question. Which is responsible for the process of cell division? Now, cell division is a process in which one cell will divide to form what is called as daughter cells. Daughter cells, and this process is what is called as mitosis. There is also one type of more division which is called as meiosis. दोनों में cell division होता है, दोनों भी cell division के ही methods है, but there is a slight difference. What is that slight difference? We are going to discuss in a short. That mitosis में what happens, there is equal chromosomes. क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे सेल डिवीजन में तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है, मियोसिस में देयर इज अनइक्वल क्रोमोसोम्स. पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में क्रोमोसोम नंबर विल बी अनइक्वल इन केस ऑफ मियोसिस and equal in case of mitosis. Both the processes are the type of cell division only. Next question. What is known as the suicidal bags of the cell? The answer is lysosomes. Lysosomes are said to be the suicidal bags. Why? Because if at all कोई भी सेल के अंदर कोई भी टाइप का अगर इन्फेक्शन आता है, ओके, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन अगर आता है तो सबसे पहला जो डिफेंस के लिए खड़ा हो जाता है, जो डिफेंस करता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स. एंड वो अपने अंदर के बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के ऊपर रिलीज कर देता है, खुद को सामने रख के और खुद जाके उनको मारने का कोशिश करता है. इसके वजह से एंड समटाइम्स दे आल्सो डाई इन द प्रोसेस. सो देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. These lysosomes are found inside the cell. सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये. Okay. Next question. The plants which grows under water stress conditions are called. The answer is xerophytes. Water stress मतलब जहाँ पे वाटर की कमी है, जहाँ पे वाटर का डेफिशिएंसी है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मतलब इन शॉर्ट डेजर्ट कंडीशंस है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स आपको मिलते हैं, these are called as xerophytes. Zero meaning desert conditions or water deficient conditions. Next question. Which metal is present in insulin? Insulin का तो function हम लोगों ने discuss कर लिया है. The answer for this question is zinc. Next question. Most of the red, blue and purple colors of the plant are due to the pigment called as anthocyanin. Now plants have multiple pigments in their body. प्लांट के बॉडी में मल्टीपल पिगमेंट्स, इसकी वजह से आप अलग अलग फ्लावर की कलर देख सकते हो, फ्रूट्स का कलर अलग होता है. तो देर आर मल्टीपल पिगमेंट्स. सो बेसिकली देर आर लाइक कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, एंथोसाइनिन, ऐसे टाइप के अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के
कंपोनेंट्स को कलर देते हैं. Like for example, if I take example of xanthophylls, so xanthophyll is a pigment which can give yellow color to the fruit or to the flower. So therefore xanthophylls. Similarly carotenes, because so they can have multiple other functions also, बट इन जनरल प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स का रोल क्या होता है, वो पिगमेंट्स का रोल ये होता है कि प्लांट के पार्ट्स को, वो फ्रूट हो या वो फ्लावर हो या वो लीफ हो, जो भी, उनको कलर देना. देयरफॉर पिगमेंट्स लाइक एंथोसायनिन, xanthophylls, carotenes or carotenoids are all the important pigments present in the plant cell. My dear students, with this, the part 2 of the most important biology questions is complete. I hope you have found this video informative. Any doubts regarding the questions or any other concepts, feel free to comment it in the comment section. I will definitely answer it. And if you like our efforts, if you like the efforts what we are taking, I would definitely request you to like our video, share it with your friends, and also don't forget to subscribe to our channel EduTech Learn and Grow, because you're going to get more informative and interesting content like this from the different arenas of the science field. So stay tuned and thank you very much.